दोस्तों, अगर आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने सीबीएसई और एनसीईआरटी के एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करके हासिल की है, जो आपके लिए जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है वो इंफॉर्मेशन, आइए जानते हैं। दोस्तों, हुआ यह था कि आज से 5 दिन पहले सीबीएसई ने दीक्षा प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन अपलोड किया था, जो कि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। वो क्वेश्चन दरअसल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन था। अब ये कॉम्पिटेंसी और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया। लेकिन वो क्वेश्चन अभी मेरे पास है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ कैसे 90 मिनट्स के अंदर एग्जाम में आपको इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से मार्क्स का अलॉटमेंट है आपके लिए, कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे, किस तरह से आपको राइटिंग और रीडिंग और लिटरेचर को कवर करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कौन सा सेक्शन कितने वेटेज का होगा, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं 10th क्लास की बात करता हूं तो आपके रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ग्रामर 5 नंबर की होगी, राइटिंग 5 नंबर की होगी, लिटरेचर 20 मार्क्स की होगी, टोटल 40 नंबर इस तरह से बन जाएंगे। अगर मैं 12वीं क्लास की बात करता हूं तो 12वीं कक्षा के छात्रों, आपके लिए रीडिंग सेक्शन है 14 नंबर का, राइटिंग सेक्शन है 8 नंबर का और लिटरेचर आपकी 18 मार्क्स की होगी, टोटल 40 मार्क्स आपके बन जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी सवाल होंगे ना 40 के 40, ये सारे ही एमसीक्यू फॉर्मेट के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक मार्क वाले होंगे। तो अगर अकल से काम कर लिया ना तो ज्यादा ना भी अगर आपने पढ़ा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं है, आपके पास टाइम कम भी है, तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और मैं आपसे अच्छे मार्क्स स्कोर करवा के रहूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि भाई एमसीक्यू होने वाला है। अब बात करते हैं कि इनका ब्लूप्रिंट क्या होगा। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब मेरा ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रीडिंग आपका 10 नंबर का होगा, यानी रीडिंग जो सेक्शन है उससे 10 नंबर के सवाल आएंगे, लेकिन उसमें पैसेज आएगा या क्या आएगा, किस तरह का पैसेज आएगा, ये नहीं बताया। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट ईयर जो हिंदी का पेपर था ना, हिंदी का पेपर के बेस पे ही इंग्लिश का पेपर डिसाइड हुआ था। दोनों का जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो सेम सेम था, कि जैसा हिंदी का आता है ना, और बिल्कुल सेम टू सेम ऑलमोस्ट इंग्लिश का भी ऐसा ही पेपर डिजाइन किया जाता है। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था। तो इस बार वैसे तो सीबीएसई ने इंग्लिश के पेपर का कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया कि भाई कौन से सवाल कौन से टॉपिक से आएंगे, ये तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हिंदी का जरूर बताया है। अब हिंदी के पेपर के बेस पे जो सीबीएसई के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनसे बात की थी, उनका क्या कहना है वो सब मिला जुला के मैंने आपके लिए एक और चार्ट तैयार किया है, यानी अंदर की खबर लीक होने वाली है, सीक्रेट रिवील होने वाला है, तो वो सुन लीजिए कि किस तरह से आपका ब्लूप्रिंट होगा। गाइस, अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आपके टर्म 1 के इंग्लिश के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके सामने होगा रीडिंग सेक्शन, जिसमें 2 टाइप के आपसे पैसेज पूछे गए होंगे। एक होगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा होगा फैक्चुअल पैसेज, जो कि 5-5 नंबर के होंगे। इंटरनल चॉइस आपको दी गई होगी पैसेज के अंदर। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। अब ग्रामर में आएगा क्या? ग्रामर में आपके मिक्स ग्रामर पूछी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपसे क्लोज टेस्ट पूछ लिया जाएगा, नरेशन हो जाएगी, डायलॉग राइटिंग हो जाएगी, इन सबसे मिक्स करके ना 5 सवाल पूछे जाएंगे और आपको ये करना है। सर कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है ये तो बता दो। अरे भाई साहब, मैं हूं ना, मैं आपको बताने के लिए हूं, सब कुछ बता के जाऊंगा। बहुत यूजफुल वीडियो है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में लिखने वाले सेक्शन में क्या आएगा? आपका लेटर राइटिंग आएगा क्या? हाँ जी, लेटर राइटिंग आएगा, लेकिन अलग तरह से आएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आपसे लेटर राइटिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेटर राइटिंग में। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका होगा। ठीक है, लेटर राइटिंग में आपसे एक क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का, जिसमें 5 एमसीक्यूज होंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है, या 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, इस तरह से आपसे आ सकता है, दोनों तरह से आपसे आ सकता है। ठीक है, अब लिटरेचर की बात करते हैं तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और कहां से पूछे गए होंगे हमारे लिटरेचर? ये पहली बार होने वाला है, ये भी पहली बार होने वाला है टर्म 1 में। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या टर्म 1 में पहली बार आपसे लिटरेचर से आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और जो फर्स्ट फ्लाइट है आपकी, उसमें से 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं, जिसमें पोएट्री और प्रोज से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जो पहले नहीं पूछे गए थे। लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार आपसे पूछा जाएगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यानी
इस बार 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज इससे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, दोनों बुक्स आएंगे, पोएट्री प्रोज दोनों से आएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या होने वाला है, ठीक है, और क्या होने वाला है भाई, लिटरेचर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड आपसे 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, 2 तरह के आपके एक्सट्रैक्ट होंगे, एक पोएट्री का होगा, एक प्रोज का होगा, 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, उनके ऊपर आपसे 5 नंबर के एक ईच होंगे, तो फिर 10 नंबर आपके यहां बन जाते हैं। इस तरह से 5-5 नंबर के पोएट्री और प्रोज के आपके क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। टोटल 40 नंबर का ये पूरा मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दिया कि कैसे आपका एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा। अब ये और मोटा मोटा बताया, अभी इसके अंदर और घुसेंगे, कैसे इसको करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। दोस्तों वो होता है ना कि डेविल आगे आगे, हम डेविल के पीछे पीछे, ऐसे ही चलता रहता है सीबीएसई, और मेरा भी बिल्कुल यही चल रहा होता है। सीबीएसई ने क्या किया, बड़े चुपके से ना दीक्षा प्लेटफॉर्म पे एमसीक्यू का एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। मैं भी देख रहा था और मैंने चुपचाप से वो डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, ठीक है। बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया। अब उस डॉक्यूमेंट को दिखाने से पहले, उन एमसीक्यूज क्वेश्चंस को दिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप समझते हो कि ये एमसीक्यू ये होते कैसे हैं, क्यों एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, सीबीएसई ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत सारे टीचर्स और बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एमसीक्यूज के बारे में पता ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने क्या कहा है, वो एमसीक्यू नहीं पूछना चाहते, वो कहते हैं कि हम कॉम्पिटेंसी देखना चाहते हैं। क्या? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू पूछना चाहते हैं। अब ये कॉम्पिटेंसी जो वर्ड है ना, ये ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। इवन जो मेरे साथी टीचर्स हैं, जो पढ़ाने वाले बहुत सारे, उन लोगों को भी आज मैं बता देता हूं ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है क्या। दरअसल क्या है, जो हमारा इन्फरेंस होता है, इन्फरेंस का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना, निचोड़ निकालना। सीबीएसई ने क्या करा, उसी पे इन्फरेंस पे जोर दिया। उन्होंने कहा बच्चे ना रट रट के आ जाते थे, लिख के जाते थे और एग्जाम में 90-90 नंबर ले आते थे, वैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता था इंग्लिश का। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया ऐसा। अब आपको इन्फरेंस बेस्ड हम आपको जज करेंगे, आपको एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे जिन्हें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैथ्स की तरह, साइंस की तरह। जिसे क्या, किसका नाम दिया जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का नाम दिया जाता है। जैसे मैथ्स में नहीं होता कि राम और श्याम दोनों बैठे हुए थे, दोनों ने 2 किलो आलू लिए, 2 किलो आलू खाने के बाद राम ने कहा कि मेरे को अब लस्सी भी पीनी है, तो बताओ राम ने कितना खाना खाया। इस टाइप के जो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही एसएसटी के अंदर होता है, सोशल साइंस के अंदर हो, कि आपको रेफरेंस दिया जाता है किसी टाइम का, किसी पीरियड का, किसी घटना का, और उसको यहां पे लाते हुए, उसे बेस बनाते हुए आपसे सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही साइंस में भी होता है, तो ऐसे हर सब्जेक्ट में होता है। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में होता क्या है, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट्स दिए गए होते हैं, यानी कुछ आपको लाइंस दी गई होती हैं, कोई पैरा दिया गया होता है, कोई सिचुएशन दी गई होती है, और फिर कहा जाता है कि अब ये करके दिखाओ, अब इसका आंसर दो, इस तरह से करके। यानी आपको अपनी सोच पे, अपने दिमाग पे ना बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। अच्छा, इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सीबीएसई ने क्या कुछ कहा है? हाँ, अप्रैल में एक सर्कुलर आया था। अप्रैल में क्या आया था, एक सर्कुलर आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं भैया। कांगे वो सर्कुलर ये रखा हुआ, इसको मैं पकड़ूंगा यहां से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां से पकड़ के मैं इसको यहां उठा के रख दूंगा, ठीक है जी। ये बना दिया क्लोन, ओके जी, ये हो गया डिलीट, ठीक है जी। सीबीएसई का ना इस सर्कुलर आया था, इसमें इन्होंने खुद कहा था, देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइड कर दिया गया था। पहले क्या होता था भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज 20%, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ओके, हाँ जी। अब क्या हुआ, ये रहे। अब क्या कहा था उन्होंने, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वुड बी मिनिमम 30%। 10th क्लास वालों के लिए 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। यानी एक आपको सिचुएशन दी गई होगी और उसके ऊपर आपसे सवाल पूछे गए होंगे। सर ये तो बड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा हमारे लिए, हमें तो इंग्लिश नहीं आती। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको ये भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूं कि ये भी आपके साथ होने वाला है। तो एकदम डर मत जाना, घबरा मत जाना कि ये क्या हो गया। इसीलिए समझ लो, अभी देख लो, इस वीडियो को पूरा देखना आराम से, ठीक है। तो ये 30% आपके 10th वालों के लिए था, और 12th वालों के लिए 20% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां आपको अपना इन्फरेंस यूज करना था, आपका निष्कर्ष जो निकल के आ रहा था, कंक्लूजन जो निकल के आ रहा था, उसका इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर देने पड़ेंगे। अब इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी क्या होता है कि इसमें टोटल अगर 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 3 तो नॉर्मल होते हैं, 3 थोड़े इजी होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो 2 लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें खास तौर से कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, थोड़े ट्रिकी होते हैं। उनको भी अभी कराऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो ये मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि भाई आपको समझ में आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्यों आएंगे, क्या है,
क्लियर हो गया है, इन्फ्रेंस का इस्तेमाल करना है क्लियर हो गया है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। आइए अब आपको कुछ मैं सैंपल दिखा देता हूं कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जो सीबीएसई ने दीक्षा पर डाले थे। दोस्तों दीक्षा पे जो सीबीएसई ने क्वेश्चन डाले थे अनसीन पैसेज के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको इन्फ्रेंस यूज करना है और फिर उसका आंसर कर पाओगे। आइए क्या था उसके अंदर, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल का एक हिस्सा उठा के यहां पे आपको दिया गया था। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप ना पॉज करके पूरा पढ़ लेना। मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या था। ये एक आर्टिकल का एक हिस्सा था जिसके अंदर बताया गया है कि कैसे 2019 के अंदर एक मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर आपका जो पूरा एक सेट था, एक राजस्थान के गांव का सेट था, उस सेट को तबाह नहीं किया गया, बर्बाद नहीं किया गया, बल्कि उसको ऐसे रहने दिया गया जहां पर जो आसपास के विलेज के बच्चे थे वो आके प्रैक्टिस करते थे स्केट बोर्डिंग की, और ऐसा करते करते 4 बच्चे सिलेक्ट हुए स्केट बोर्डिंग चैंपियनशिप से, नेशनल लेवल पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक बच्चा था जिसको बहुत स्लो समझा जाता था, उसने भी टॉप किया संस्कृत के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसमें यही बताया गया कि कैसे जो शोले के सांभा की जो बेटी हैं, डॉटर हैं, उन्होंने उसमें हेल्प करी और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके दिखाई और बच्चों को सपोर्ट किया, विलेजर्स को सपोर्ट किया, और जिसका लोगों को बहुत फायदा हुआ। यही सब इसके अंदर पूरा है, दिस एंड दैट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी, तो आप पहले भी करते हुए आए थे। अब जो इसमें क्वेश्चंस पूछे गए वो काफी डिफरेंट है। तो अगर पहले 3 क्वेश्चंस की बात करूं वो तो काफी आसान है, वो तो आप आराम से कर लोगे, ये तो आप आराम से कर लोगे। मुझे इसमें आप पे भरोसा है कि इसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वन ऑफ द रीजन व्हाई माखीजानी chose खेमपुर because she was aware that। अब इसमें भी इतना आसान नहीं था कि आपको डायरेक्ट वहां से आंसर मिल जाएगा, यूं आप टिक मार के आओगे कर लोगे, नहीं, सोचना पड़ेगा। माखीजानी जो उनकी डॉटर थी, उन्होंने राजस्थान का एक गांव क्यों चुना था, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। इट्स समर वुड ब्रिंग आउट द अनकंफर्टेबल लिविंग कंडीशन, द विलेज हैड चिल्ड्रन हु वर क्रिएटिव एंड फिट, लैक ऑफ कॉन्क्रीट रोड्स वुड मेक विलेज सीन्स सीम ऑथेंटिक, अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड इवेंचुअली बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएटेड सेट। अब इसमें से 4 जो भी आपको ये क्वेश्चन पूछे गए, इनको अगर आप पढ़ोगे पैसेज में से इजीली आप इसका आंसर देख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो मेरा जो ध्यान में आपका दिलाना चाहता हूं, ये इतने नहीं थे, इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, आपने पहले भी दिया था, टर्म में भी दिया था, पहले से भी देते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन असली जो 4th और 5th क्वेश्चन है उसमें है मजा। उसमें क्या है, 4th क्वेश्चन ये रहा आपका, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर माखीजानी एंड हर प्रोड्यूसिंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द लाइंस गिवन बिलो। कि जो माखीजानी और उसके पार्टनर्स थे, जो जिसने वो पूरा सेट लगाया था, जो ये अच्छा काम कर रहे थे, और उनके जो पार्टनर्स थे, तो वो किस तरह के लोग थे, आपको एक लाइन दी गई है और फिर पूछेंगे ऑप्शंस। दिस पार्क इज ओपन टू ऑल एंड हैज बिकम अ पर्सनल एंडेवर फॉर माखीजानी एंड प्रोड्यूसिंग पार्टनर्स। इतना बता दिया गया भाई, ये पार्क ओपन है सबके लिए। इस लाइन से आपको क्या लगता है कि माखीजानी और उसके पार्टनर्स किस तरह के लोग थे? देख रहे हो क्या इसका आपको क्वेश्चन के अंदर जो आपको पैसेज दिया गया आर्टिकल के अंदर, क्या उसमें इसका आंसर छिपा है? बिल्कुल नहीं छिपा। ये आपको यहां से सोचना है मेरे दोस्त, आपको सोचना है कि किसी ने चोरी की तो आपको क्या लगता है वो इंसान कैसा है? चोर है। ये सवाल है, इस तरह का सवाल है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भैंस का दूध निकाल रहा था, तो आपको क्या लगता है उसका काम किस चीज का है? तो कहोगे उसको दूध का काम है। तो यही इस तरह के आपको हिंट दिया गया है और आपसे कहा गया खुद सोचो और आंसर दो। और आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे, पहला है फिलैंथ्रोपिस्ट या स्टार वार्स कंसल्टेंट्स या सोशलिस्ट। तो मतलब आपको देखना है कि ये इसमें आंसर आपका सही क्या होगा। ठीक है, अब फिलैंथ्रोपिस्ट अगर आप जानते हो इसका मीनिंग क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो लोगों का भला करते हैं, अच्छा काम करते हैं वो। तो यही तो इसकी लाइन का आंसर है, इसलिए इसका आंसर ए हुआ दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाकी की बात करूं, क्या वो कंसल्टेंट थे? नहीं। सोशलाइट्स थे? नहीं, ये गलत आंसर है इनकी, ये बिल्कुल गलत है भाई। कंसल्ट थोड़ी करवा रहे थे वो, या सोसाइटी के थोड़े सामाजिक वगैरह थोड़ी कुछ काम कर रहे थे, इस तरह के नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन 5 है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद एन एप्रोप्रिएट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एज पर द टेक्स्ट। अब ये साइंस घुसा दी पूरी की पूरी कि आपको देखना कॉज और उसका क्या इफेक्ट हुआ, कॉज और उसका क्या इफेक्ट हुआ। इन 4 में से कौन सा सही लगता है कि बॉय एक्सेल्ड ओवरऑल एट स्कूल, कि बच्चा अपना स्कूल में बहुत बढ़िया कर पाया, और उसका इफेक्ट क्या निकला कि भाई स्टेट बोर्डिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि स्टेट बोर्डिंग से उसको कॉन्फिडेंस आया। कि ये थोड़ी होगा। ऐसे ही बॉय टॉप्ड इन संस्कृत, बॉय ने संस्कृत में टॉप किया, वो जो एक लड़का उसमें दे रखा है पैसेज में, उसकी बात हो रही है, और इसका इफेक्ट क्या निकला कि भाई वो क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट हो गया। नहीं,
क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट होने की वजह से बॉय एक्सेल्ड ओवरऑल एट स्कूल, कि बॉय स्कूल में ओवरऑल अच्छा कर पाए। स्कूल में अच्छा थोड़ी कर पा रहे थे, वो तो वहां पार्क में जाने से बढ़िया कर रहे थे। नेक्स्ट था स्केट बोर्डिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस, स्केट बोर्डिंग करने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि बॉय टॉप्ड इन संस्कृत, उसने संस्कृत के अंदर टॉप किया। ये थी सिचुएशन। तो कॉज एंड इफेक्ट आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर आपका डी निकल के आया था। तो समझ पा रहे हो कि किस तरह से इन दो सवाल पे मैंने खासतौर से ध्यान दिया है, क्योंकि आपको ये देखना है कि दिमाग लड़ाना पड़ेगा। बहुत आसान भी है और एट द सेम टाइम काफी ट्रिकी भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, रिलैक्स रहना है। अब बताता हूं मैं कि लिटरेचर, ग्रामर और बाकी के सवाल आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे और उसका क्या हल निकलेगा, और इस तरह के और सवालों की प्रैक्टिस कैसे कर पाओगे। तो क्या सोचे हो, क्या मार्केट में आपको ऐसी कोई बुक मिल जाएगी, या मैं आपको कोई ऐसा मटेरियल दे दूंगा, मैं कुछ ऐसी आपको पीडीएफ दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करके ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे? क्योंकि देखो बच के नहीं भाग पाओगे, आप बच के नहीं भाग पाओगे। 30% क्वेश्चन 10th वालों आपके आएंगे, 12th वालों 20% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, और टोटल पेपर ही एमसीक्यू का आएगा। यानी एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और दो धारी तलवार तो है ही। तो अब करें क्या सर, ये तो बता दो। और रटन तब ज्ञान तो खत्म हो गया हमारा, अब कैसे करना है बता देता हूं। आपके लिए एक सोल्यूशन है, एनसीईआरटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन करके, साथ ही साथ जितने भी सीबीएसई ने दीक्षा के प्लेटफॉर्म पे डाले थे, सीबीएसई के खुद के जो डॉक्यूमेंट थे, उन सब का पूरा जिस्ट निकाल के एक जबरदस्त एक बुक तैयार कर रखी है। एजुकार्ट की बुक है, एमसीक्यू बेस्ड बुक है। अगर आप उस बुक को देखोगे, क्योंकि मैंने उसमें देखा, तो ये इकलौती ऐसी बुक लगी मुझे, पूरी मार्केट में इकलौती ऐसी बुक है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इतने जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने सॉल्व किए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद देख के हैरान था कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करी कैसे। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने यहाँ पे कुछ मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं कि किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन बना रखे हैं। भाई देखो, इन्होंने एमसीक्यू के ऊपर ना प्रैक्टिस की आपके लिए एक बुक बना रखी है। अब आपको करना क्या है, जितने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, दो सीधी सी बात है, उतने अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी इन्होंने पता कैसे करवा रखी है। जैसे आपको डिस्कर्सिव पैसेज दिया, नॉर्मल जैसे पैसेज देते हैं, उसका फिर क्वेश्चन दिया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बारे में बताया कि भाई वो क्वेश्चन था कैसा। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो भैया थीम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर हो जाएगी कि भैया ये सवाल किस किस तरह के मेरे एमसीक्यू के आने वाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ के देखता हूं, तो भैया टोन ऑफ द पैसेज क्या थी, ये टोन ऑफ द पैसेज के ऊपर है। दिस इज अ कॉमनली टेस्टेड क्वेश्चन विच अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विच रिक्वायर्स यू टू रीड द एंटायर। मतलब बता रखा है इन्होंने, आपका हाथ पकड़ के चलवा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो इन्फ्रेंस बेस्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको सजेशन भी दे रखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। यानी अगर एग्जाम के अंदर बैठा हुआ होऊंगा और एमसीक्यू कर रहा हूंगा, तो एकदम मेरा माइंड क्लिक करेगा, टंग, क्या भैया इसमें वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर आपका टोन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी होंगे ना क्वेश्चन, वो मेरे को क्लियर हो जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं इससे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, बुक में अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको तरीका बता दिया गया है कि कैसे आपको सही आंसर लिखना है। कैसे, यहां है एक्सप्लेनेशंस आंसर की, कि भैया आपको कैसे एलिमिनेट करने हैं गलत आंसर और कैसे सही आंसर को आपको चूज करना है, ये भी इन्होंने बुक के अंदर बता रखा है। तो बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है, बहुत बढ़िया कर रखी है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अगर यहां से आज से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो जो आपका टर्म 1 आएगा ना, तब तक आपके एमसीक्यू पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, बहुत आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे एक्सप्लेनेशंस में आप देख सकते हो कि आपको पूरा बता रखा होगा कि इन द अबव पैसेज द चेंज दैट रविंद्रनाथ टैगोर टॉक्स अबाउट इज द चेंज इन कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द इंडियन पीपल। और तो सारी जो ऑप्शंस हैं उनको कवर कर रखा है। भाई ये चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकती, वैसे नहीं हो सकती, तो ताकि आपका माइंड ना क्लियर हो जाए। कल को जो एक्सट्रैक्ट आए, आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए, आप उसको आसानी से कर पाओ। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि आपके राइटिंग में क्या होगा। जागो 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 दोस्तों, जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके राइटिंग पोर्शन के अंदर, राइटिंग सेक्शन के अंदर कभी भी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में लेटर राइटिंग के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आए हैं। राइटिंग पोर्शन पे कभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछता सीबीएसई के अंदर 10वीं क्लास के छात्रों। 12th वालों आपके बारे में भी अभी बात करूंगा मैं, जरा ध्यान से देखते रहना। अभी 10th वालों ध्यान से सुन लो पहले तुम, ठीक है। तो 10th क्लास के अंदर राइटिंग पोर्शन पे लेटर टू एडिटर पे कभी कोई एमसीक्यू नहीं आया है। तो पहली बार टर्म 1 के अंदर एमसीक्यूज आएंगे, और उसके एमसीक्यूज किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो लेटर टू एडिटर या कंप्लेंट लेटर जो है, उसका फॉर्मेट और उसकी वीडियोस मैंने आपको बना के दे रखी हैं। आप अगर यूट्यूब पे देखना भी चाहोगे तो लेटर बाय डियर से लिख के सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली लेटर की वीडियो हाँ हमारी ही है, ठीक है। तो मैंने वहां आपको समझा तो रखा है कि कैसे आपका फॉर्मेट रहना है, कैसे आपकी कॉमन लाइंस रहनी है, सब कुछ बता रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां आएगी? प्रॉब्लम यहां आएगी कि जो आपके सवाल पूछे जाएंगे
वो डिफरेंट होंगे। उसमें कहा जाएगा टिक्का लगाओ, आपको टिक्का लगाना पड़ेगा। या अब टिक्का लगाना तो हमने सीखा ही नहीं है, तो वो सवाल कहां से आएंगे? मार्केट में जाएंगे, किताब ले लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। मार्केट में कोई ऐसी किताब अब तक आई ही नहीं है जिससे आप प्रैक्टिस कर सके, सिवाय एक किताब के, वो है वही जो मैं आपको बता रहा हूं, एजुकार्ट की टर्म 1 की इंग्लिश की बुक। सिर्फ उसके अंदर आपको एमसीक्यूज दे रखे राइटिंग पोर्शन के भी, है ना मजेदार? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल खुश हुआ। तो किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, और मैं उसी किताब से लिए गए कुछ एमसीक्यूज आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका राइटिंग में आपका लेटर ही आएगा 10th वालों, अभी 10th वालों, अभी बता रहा हूं 12th वालों आप पे भी आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको 12th वालों। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द डेट इन द लेटर टू एडिटर? के फॉर्मेट बताने डेट का। अरे काशिफ सर ने बता रखा है आपको, आप अगर वीडियो में देखोगे बता रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको सही फॉर्मेट बता देना है डेट का। ऐसे अगर मैं आगे बढ़ता हूं, रिस्पेक्टेड सर मैम इज नोन एज द सैल्यूटेशन ऑफ द लेटर, तो मैंने बता रखा भी सैल्यूटेशन होता है, लेकिन सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, सही आंसर सैल्यूटेशन हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरह से लेटर के आपके सवाल पूछे जाएंगे। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो यहां पर आपको क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करके इन्हें फिल करना है, यानी फॉर्मेट ही बताना है। फॉर्मेट हमने आपको करा रखा है, डियर सर की वीडियो आप देखोगे आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। देखा जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बना के दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। एजुकार्ट का भैया ये टर्म 1 वाला आपको मिल जाएगा आसानी से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके लेटर के पूरे फॉर्मेट की, तो इस बुक के अंदर ये पूरा फॉर्मेट भी दे रखा है। ये मैं इधर गया, मैंने ये करा, थोड़ा सा जादू करके दिखाया, ये जादू हो गया, ढूम 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 हो गया। अब इसी बुक के अंदर ना आपको पूरा एक फॉर्मेट भी दे रखा है। ये फॉर्मेट क्यों दे रखा है? ताकि आपको पता चल जाएगा भाई सेंटेंस का एड्रेस ऐसे होता है, डेट का ही फॉर्मेट होता है, सैल्यूटेशन यहां आता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होते हैं, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ क्या होते हैं, पूरा आपको डिटेल में बता रखा है, ताकि इसके ऊपर जब एमसीक्यू के आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि आएंगे 5 नंबर के आएंगे, कम से कम 5 नंबर आना है आपका, तो वो आप आसानी से कर पाओ। अब 12th वालों आप आ जाओ। 12th वालों आपके जो राइटिंग पोर्शन होता है उसके अंदर आपका लेटर होता है, लेटर टू एडिटर होता है, कंप्लेंट लेटर होता है, साथ में आपका एडवर्टाइजमेंट होता है, आपका नोटिस होता है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है, वो सब मैंने आपको करा रखा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है 12th वालों? आपको प्लेलिस्ट में जाना है। डियर सर की प्लेलिस्ट में 12th वालों के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइटिंग पोर्शन करके, राइटिंग सेक्शन करके, उसमें जाके वो वीडियोस देख लेना। 10-10 मिनट की मुश्किल से वीडियोस हैं, और वो वीडियोस देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। या फिर YouTube पे सर्च कर लेना, टॉपिक नेम लिख के, भाई जैसे एडवर्टाइजमेंट बाय डियर सर, उसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिचुएशन वेकेंट क्या होती है, सिचुएशन वांटेड क्या होती है, या टू लेट क्या होता है, वो तो मैंने समझा दिया। लेकिन मैं बता रहा हूं आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा भैया? आपके एग्जाम के अंदर उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, उसके डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे जो कि आज तक नहीं आए थे। फिर सर वो एमसीक्यू होंगे कैसे? बताता हूं कैसे होंगे एमसीक्यू भैया, बताता हूं। ये जो एजुकार्ट वाले ना भैया, ये पता नहीं कहां से इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इन्होंने क्या करा, एक्सपर्ट से जाके मिल लेते हैं ये लोग, और उनसे फिर जाके इस तरह के सवाल बनवा के बता देते हैं, जो कि आपके सैंपल पेपर में अब आने वाले हैं, और आपको मैं पहले दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सवाल इस तरह का होगा, जैसे इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली व्हाट वुड यू सजेस्ट द सेलर? कि आपका अगर प्रोडक्ट सही नहीं चला तो आप अपने सेलर को क्या सजेस्ट करोगे? देखा जाए तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट टाइप का है या फिर लेटर टाइप, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे? ऐसे जैसे यू वर शॉक्ड टू सी दैट इन द कैजुअलिटी वार्ड ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल द कंडीशंस वर chaotic, no one was the duty on time, choose the most appropriate subject to address the issue to the officers। अब भैया आपको कौन सा लेटर लिखना है इसमें बताना है, तो भैया कंप्लेंट का लेटर लिख दो ना, रिगार्डिंग द chaotic conditions in the casualty ward। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके लेटर से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, राइटिंग पोर्शन में भी। ठीक है 12th वालों। दोस्तों लिटरेचर की जहां तक बात है, जैसे कि आप जानते ही हो कि आपसे 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे लिटरेचर से, जिसमें प्रोज और आपकी पोएट्री दोनों होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब भाई लिटरेचर के अंदर तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको किस चैप्टर से कौन सा सवाल उठा के पूछ लिया जाएगा, परेशान हो जाओगे। क्या करना है आपको, जो आपकी जो टर्म 1 की एजुकार्ट की एमसीक्यू की बुक है ना, उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, समराइज किया हुआ है चैप्टर्स को कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ये आपका प्रोज है, इसके अंदर ये जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनको ब्रीफ कर दिया। ये रहे आपके कैरेक्टर्स,
साथ ही साथ चैप्टर्स के अंदर जितने भी आपके मेन इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उनको इन लोगों ने अलग से लिख दिया। जैसे एनए डिसाइड्स टू राइट अ डायरी, भैया उसने डायरी कैसे लिखना शुरू किया। एनएस ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, एनएस नर्वसनेस अबाउट द एनुअल रिजल्ट। इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो चैप्टर्स के छोटे छोटे इवेंट्स हैं जिनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वोकेबुलरी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, या फिर इवेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उन सभी आपके एमसीक्यूज को इन लोगों ने इस तरीके से जहां से पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक्स को, उन छोटे छोटे इवेंट्स को इन्होंने अलग से लिख दिया है, ताकि फिर आप उनको पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाए कि भाई एमसीक्यू कैसे आएगा, और एमसीक्यू को आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। इसके बाद आपसे ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए लिख दिया है। साथ में डिक्शनरी, यानी आपको कुछ वोकैबुलरी भी उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वोकैबुलरी भी आपको दे दी गई है कि भाई साहब अगर वोकैबुलरी वाला, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएगा ना एमसीक्यू का, तो आप वो भी आराम से कर पाओ। बताओ, इससे अच्छी प्रैक्टिस कहीं कर पाओगे? तो भाई दिमाग का सौदा है, थोड़ा स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्टडी करो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10 में से 10 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका हो गया प्रोज और पोएट्री की बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, एमसीक्यूज हैं ये, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो सीबीएसई ने कुछ एक्सट्रैक्ट डाले थे, तो वो कुछ इस तरीके से थे। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके अंदर आपसे सवाल पूछा गया था, टेक्स्ट की वोकैब बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि आपको करना था। और इसी तरह के एक्सट्रैक्ट आपको इस एजुकार्ड की टर्म 1 की बुक में मिल जाते हैं, जो कि 40 to 50 आपको एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशन, हर जगह एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और एक्सप्लेनेशन जब हमें मिल जाती है ना यार, क्लियर हो जाता है माइंड के भाई कैसे आंसर आया, फिर हम वैसे ही आंसर हम भी सोचने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो लिटरेचर पार्ट है आपको वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। सो फाइनली दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाई है वो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे टर्म 1 का एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, क्या मटेरियल रहने वाला है, कहां से आपको मटेरियल लेना है, किस तरह के आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, क्या आपका ब्लूप्रिंट रहेगा, क्या आपका एग्जाम का जो मार्क्स होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होने वाला है, टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा मटेरियल, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ याद रखना, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जो आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। आपके पीडीएफ वेबसाइट, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसको बुक परचेज करनी हो वो वहां से बुक परचेज कर सकता है। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, अपने टीचर की बताई गई चीजों को जो फॉलो करता है, सक्सेस उसको हमेशा मिल जाती है। तो जो मैंने आपको बताया, अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई भी डाउट होता है, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ के अपना ग्रुप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 10 मिलियन कर दो, हमारी फैमिली को बढ़ा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें जीआर सर के साथ।